Hi everyone, today we will study chapter number 2 of class 10th ICSC, that is structure of chromosomes, cell cycle and cell division. This chapter includes cell cycle, cell division and the structure of chromosome. Scope of the syllabus is the cell cycle and the interphase, which consists of G1, S phase, G2 phase and meiotic phase. And in the cell division, we will study about mitosis and its stages. Basic understanding of meiosis and reductional division stages not are required in this class, and a brief idea of homologous chromosome crossing over and etc. Significance and major differences between meiotic and meiotic division. Basic structure of chromosomes with elementary understanding of terms like chromatin, chromatid, gene structure of DNA and centromere. So let's start the chapter. So first topic is what are chromosomes. So chromosomes क्या होते हैं? देखो, हमारी बॉडी में एक जेनेटिक मटेरियल होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज डीएनए. पर डीएनए जिसके अंदर बाइंड होता है, जिस यूनिट के साथ बाइंड रहता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं. मतलब जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट्स में बंधे होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो उसे ही हम क्रोमोसोम कहते हैं. क्रोमोसोम कॉइल्ड फॉर्म में उसे कहा जाता है, जब मतलब कि जब ये चीज़ कॉइल्ड फॉर्म में होती है, इन यूनिट्स को क्रोमोसोम्स कहते हैं, और जब ये अनकॉइल्ड फॉर्म में होती है तो इन्हें क्रोमैटिड्स कहते हैं. सो लेट्स सी. When a normal unstained living cell is observed under a light microscope, its nucleus may not be clear at any particular thing inside. But when a small cell is stained with suitable dyes, several structures become noticeable in the nucleus. जब हम किसी भी न्यूक्लियस को एक लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो हमें उसके अंदर हर एक चीज़ अच्छे से नहीं दिखी. बट अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से डाइंग कर दे, उसमें अच्छे से डाई कर दे, हर चीज़ को अलग अलग कलर दे दे, तो हम उसके न्यूक्लियस को अच्छे से पढ़ सकते हैं. और मान लो हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे इक्विपमेंट से देख रहे हैं, तो हम इसे ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं. द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए. सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस ही के पास डीएनए होता है, ठीक है, विच इज ऑर्गेनाइज इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्रोमोसोम, दैट आई टोल्ड यू. ठीक है, ईच क्रोमोसोम कंटेन्स वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद मैनी प्रोटीन्स. मतलब कि डीएनए होता है और वो प्रोटीन्स के ग्रुप पे ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसे ही हम क्रोमोसोम कहते हैं. दिस कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स इज कॉल्ड क्रोमैटिन. सो अगर हम क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम का मेजर डिफरेंस करें तो कॉइलिंग में बस क्रोमोसोम हाईली कॉइल्ड होता है, क्रोमैटिन हाईली कॉइल्ड नहीं होता. मतलब ये अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, बट ये हाईली कॉइल्ड होता है, बस इतना डिफरेंस है. बाकी इनका कंपोजिशन भी सेम है और इनके पास डीएनए मटेरियल भी उतना ही होगा जितना क्रोमोसोम के पास होगा, उतना ही क्रोमैटिन के पास. जितना प्रोटीन इसके पास होगा उतना प्रोटीन इसके पास. डिफरेंस कॉइलिंग में, ठीक है. When a cell is not dividing, the chromatin and then an electron microscope appears to be former of a very long extremely thin darkly stained fiber. However, as a cell prepares to divide, the chromatin fiber coils. जब किसी भी सेल में डिवीजन होने वाला होता है तो वो क्रोमोसोम के फॉर्मेशन होती है, मतलब कि क्रोमैटिन फाइबर कॉइलिंग करते हैं, कंडेंस करते हैं फर्दर, और वो थिक बन जाते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम enough to distinguish as separate क्रोमोसोम की तरफ से डिस्टिंग्विश करना काफ़ी ईजी हो जाता है. अगर हम कॉइल स्ट्रक्चर को देखेंगे क्रोमोसोम को और क्रोमैटिन को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉइलिंग देख के कि हाँ ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमैटिन, इस लाइन में बोला गया. फिगर 2.1, where is figure? See this figure. One second. See this figure. This is chromatin fiber which are not coiled, they are uncoiled. And here see the chromosome which can easily differentiated. Okay, let's see. Okay, these chromosomes then really pick up certain dyes and get colored, hence they are named as क्रोमोसोम. क्रोमोसोम वर्ड का मतलब ही होता है बच्चा, क्रोमा मतलब कलर एंड सोमा मतलब बॉडी. सो क्रोमोसोम की अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, लेट्स सी इट. क्रोमोसोम आर हाईली कॉइल्ड, बहुत ही ज़्यादा कॉइलिंग रहती है. रिबन लाइक, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे रिबन
रिबन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिबन नहीं है बट रिबन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जब कॉइलिंग हुई क्रोमैटिन फाइबर का, कंडेंसेशन हुआ तो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, सबसे पहले जो वॉल्टर फ्लेमिंग थे, इन्होंने सैलमेंडर के जो लार्वे के सेल होते हैं उसमें जो डिवाइड कर रहे थे सेल, उसमें इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम को देखा था। लेट्स रीड। क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय जर्मन साइंटिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग. He noticed these rapidly dividing cells of larvae of salamander and amphibian. The microscope is used by the old type, and through it he saw minute threads that appeared to be dividing lengthwise. Fleming called these threads mitosis. Literally means thread. Okay, mitosis का मतलब thread होता है literally में. Subsequently, with the help more power microscope by using special techniques, chromosome and their constituents have been studied in great detail. Okay, now this is chromatin. Composition of chromatin here is written. देखो क्रोमैटिन में ना डीएनए होता है 40% एंड 60% हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन के होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। नाउ मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो यहाँ पे एक कॉलम बना है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। पर इससे पहले मैं बता दूँ कि रोजरलैंड फ्रैंकलिन ने डीएनए मॉलिक्यूल का पहले स्ट्रक्चर दिया था। इसके बाद उसमें थोड़ी सी बोला जाता है कि मॉडिफिकेशन करके वैटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का प्रपोज किया था, जो ज़्यादा एक्यूरेट होने की वजह से इनको एक्सेप्ट किया गया था वॉटसन एंड क्रिक का, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। सो लेट्स रीड अबाउट दिस। अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज़ वेरी लार्ज। एक जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है डीएनए का वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसको मैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बाउंड अराउंड ईच अदर इन डबल हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब क्या होता है? हेलिक्स का मतलब होता है ये जो हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम हेलिक्स कहते हैं, और ये पहला हेलिक्स बन रहा है, फिर ये दूसरा, तो इसको डबल हेलिकल बोला गया। ठीक है, इट इज composed of complementary strand bound around each other in a double helix. Okay, each single DNA strand is composed of repeating nucleotides. Nucleotides क्या होता है? Nucleotides एक यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है किसका? डीएनए का, जिसमें एक फॉस्फेट होता है, शुगर होता है जो कि पेंटोस, और हम कह सकते हैं राइबोस शुगर होती है इसके अंदर, अरेंज लेंथ वाइज, और इसमें एक नाइट्रोजीनियस बेस भी रहता है। ठीक है, तो इसमें एक फॉस्फेट रहता है, शुगर रहता है, और एक नाइट्रोजीनियस बेस भी रहता है अटैच टू अ शुगर इनवर्ड्स। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये है डायग्राम, तो ये शुगर है, पेंटोस या राइबोस शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस है, और यहाँ फॉस्फेट है, ये इन्वर्ट की तरफ है ना, और ये लेंथ वाइज अरेंज्ड है। The complementary nitrogenous base from other strand thus the two other brand together. ठीक है, अगर हम एक ऐसे देख रहे हैं तो ये एक ऐसे रहता है, मतलब कि एक इनवर्ट इस तरफ से आता है और एक इस तरफ से आता है, तो ये लैडर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेस दूसरे का और ये इसका है। ठीक है, मान लो ये 1 न्यूक्लियोटाइड है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है, तो ये पहले का नाइट्रोजनस बेस है और ये दूसरे को, दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड से ये फिक्स्ड है, तो ये लैडर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो रक्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस आर फाउंड इन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। डीएनए की बात कर रही हूँ, अगर हम बात करें आरएनए की, जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर ना थाइमीन की जगह यूरेसिल रहता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल रहता है। ठीक है, और ये फिक्स ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होता है, ये भी जान लो। और एडनिन और थाइमीन पेयर करते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और गुआनिन एंड साइटोसिन करते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये देखो, एडनिन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। और जब हम आरएनए में आ जाते हैं तो यहाँ पे थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है बस। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। देखो न्यूक्लियोटाइड, and see this, the basic structure of nucleotide, 2 parallel strands of one part of DNA. See this. Now let's move to our histone.
मैंने जैसे कि बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन्स स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं. So histone proteins that help in the coiling and packaging of DNA into structural units को न्यूक्लियस. देखो अभी जो हमारी डीएनए की यूनिट पढ़ी थी या आरएनए की यूनिट पढ़ी थी जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, पर अगर हम क्रोमोसोम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करेंगे तो वो न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि ऑक्टोमर के में अरेंज होते हैं उन्हें हिस्टोन ऑक्टोमर कहा जाता है और उसके ऊपर बाइंड करते हैं क्या कहते बाइंड करती हैं डीएनए. उसी स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियस. तो डेफिनेशन हम इजीली पढ़ सकते हैं. हिस्टोन प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग एंड बाइंडिंग ऑफ डीएनए into structural units called nucleus. The DNA strand winds around the core of 8 histone proteins. 8 histone proteins को ही histone octamer कहा जाता है. Each complex is called nucleosome. An individual nucleosome can imagine like a football around which a long rope is wound. एक फुटबॉल देखिए और उसके ऊपर अगर हम लॉन्ग एक रोप ले लो उसको ऐसे ऐसे करें तो वैसे ही लगता है कुछ न्यूक्लियोसोम. A single human chromosome may have about 1 million nucleosomes. Oh my god, this is too much. Okay, next. Each human cell contains approximately 2 meters of DNA if stretched end to end. When the nucleus of the human is 6 micrometer in diameter. Therefore, the DNA needs to be condensed to be fit inside the nucleus. The entire chromatin fiber coiled and supercoiled and something like coils and supercoils like typical telephone cord. आपने कभी टेलीफोन वायर देखी? ये देखो यहाँ पे इसकी कॉइलिंग हुई है कुछ इस तरह से और यहाँ पे इसकी सुपर कॉइलिंग उसी तरह से, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत छोटा होता है, बट अगर हम डीएनए की लेंथ देखें तो वो 2 मीटर जितनी है, तो वो बहुत ज़्यादा है. तो हम उसकी खूब कॉइलिंग करते हैं जिसकी वजह से वो फिट हो जाता है. कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग करने के बाद ही वो एक न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है. ठीक है, अब ये वाला ज़रा डायग्राम देखो. ठीक है, सबसे पहले डीएनए है. डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, है ना. उसके बाद यहाँ पे ये हिस्टोन प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए बाइंड कर रहा है और यहाँ पे ये ऑक्टोमर है, हिस्टोन ऑक्टोमर जिसके, और ये यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टोमर है उसके ऊपर डीएनए बाइंड कर रहा है, तो इसे हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे. इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, इसके अंदर होगा. और यहाँ पे ये हमारा कॉइलिंग हो रही है और यहाँ पे क्रोमैटिड्स बन रहे हैं, क्रोमोसोम बन रहे हैं. ठीक है, क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम के बन, और ये न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से पाए जा रहे हैं और ये सेल. नाउ डीएनए एंड ग्लैंड्स. तो हमारे न्यूक्लिक एसिड की काइंड्स कितनी होती है? पहले तो डीएनए जो होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, कंपोजिशन में क्या होता है कि मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि अगर हम डीएनए की फंक्शनल यूनिट मतलब कि न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें ना एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है. पर आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमेटिड. डीएनए होता है 40% एंड हिस्टोन प्रोटीन्स होता है 60%. कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर. फॉस्फेट ग्रुप. नाइट्रोजनस बेसिस. नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, पायरीमाइडेंस होते हैं. तो प्यूरिन्स पे एडेनिन, ग्वानिन होते हैं एंड पायरीडाइमिन्स में होते हैं थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. नाउ नाइट्रोजनस बेसिस इज डीएनए. एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन इसमें होते हैं डीएनए में. और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. बेसिस स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड होती है और क्रोमोसोम की न्यूक्लियोसोम होती है. ठीक है, डिस्कवरी की बात करें तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी और शेप ऑफ डीएनए के मॉलिक्यूल का रोजालिंड फ्रैंकलिन ने किया था और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने दिया था. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. अभी मैंने बताया था कि ये कुछ रिबन जैसे लगते हैं. अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कुछ रिबन जैसे लगते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो ये रिबन जैसा लग रहा है और यहाँ पे तुम्हें ये 2 क्रोमोसोम की अटैचमेंट दिख रही है यहाँ पे. तो इस वाले को क्रोमैटिड कहेंगे, इस वाले को भी क्रोमैटिड कहेंगे. ये क्रोमैटिड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है. और ये जिस पॉइंट पे अटैच्ड है
उसे हम कहेंगे सेंट्रोमियर। तो लेट्स सी दैट each chromosome is condensed from a visible during the start of a cell division consists of two sister chromatids that I told you joined at a some point of along the length, किसी भी point के along join हो सकते हैं, is called centromere and it covers a small constricted region. Each chromosome centromere located at pedicle center. देखो जो सेंट्रोमियर होता है यहाँ पे स्पेंडल फाइबर्स की भी अटैचमेंट होती है जिसकी वजह से दोनों क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाती और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करती। ठीक है, ठीक है, ये सब ठीक है, ये सब तो हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, after the completion of cell division the chromatids now called chromosome then consensus। ठीक है, जब सेल डिवीजन हो जाता है, जब क्रोमैटिड्स अलग हो जाती है, क्रोमोसोम में बन जाती, फिर वो क्रोमैटिन फाइबर में वापस कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, और फिर जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम के रूप में नजर आती है। ठीक है, यही अब सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब हमें पता है कि ये जो डायग्राम था इसमें ये दो क्रोमैटिड्स अटैच थे, तो ये दोनों क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स के कहलाते हैं। नेक्स्ट, फंक्शंस एंड सेंट्रोमियर। पहला फंक्शन ये है कि अटैचमेंट के लिए, मतलब सेंट्रोमियर की अटैचमेंट के लिए यूज़ होता है। दूसरा ये होता है कि जब सिस्टर क्रोमैटिड को डिटैच करना है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, व्हाट आर जीन्स? देखो जीन्स स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स पे, जो कि मतलब न्यूक्लियोटाइड पे जो क्रोमोसोम की न्यूक्लियोटाइड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो कि इनकोड करती है पार्टिकुलर प्रोटीन को, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकुलर फीचर हमारी बॉडी में दिखता है, सेम जीन्स कहते हैं। ठीक है, दे आर हेरिडिटरी यूनिट्स। ठीक है, जो कि हमारे पेरेंट्स टू ट्रांसफर देखने को मिलता है और इसी की वजह से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात की गई है यहाँ पे कि हर एक पर्सन का डीएनए अलग होता है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आराम से जैसे ब्लड स्टेन्स, हेयर और अदर आइटम्स से भी हम डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। अब नीड फॉर सेल, तो नीड फॉर सेल फॉर ग्रोथ, मतलब कि अगर तुम जैसे एक टाइम पे कोई बेबी बॉर्न होता है तो वो बच्चे की लेंथ बहुत छोटी होती है, मतलब वो पहले बहुत छोटा सा होता है, फिर वो धीरे धीरे 5 फुट 6 फुट आता है, वो लंबा होता है ना। तो वो कैसे लंबा हो रहा है? क्योंकि बचपन में तो उसके उतने ही सेल थे, बट जैसे जैसे वो बड़ा हो तो उसके सेल ने डिवाइड किया, रैपिडली डिवाइड किया और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ हुई। तो रिप्लेसमेंट, मान लो कि तुम कहीं से गिर जाते, कहीं तुम्हें स्क्रैच हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस स्किन को सही करने के लिए, उस वाउंड को सही करने के लिए भी सेल्स का डिवीजन ज़रूरी है। अगर सेल प्रोड्यूस ही नहीं होंगे तो वहाँ पे वो वाउंड हमेशा परमानेंट रहे। फॉर रिपेयर, यही चीज़ है कि मान लो कहीं तुम्हें चोट वोट लग जाए। ठीक है, अच्छा, रिप्लेसमेंट में आरबीसी का भी कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जो आरबीसी होती है वो 120 डेज़ में मर जाते हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो वो हमारी बॉडी में एक्लिमिनेट होने लगेंगी, है ना, और हमारी बॉडी में भी ब्लड की कमी हो जाएगी अगर आरबीसी ही नहीं प्रोड्यूस हो जाए। और रिप्रोडक्शन में मायोसिस की बात करें कि जैसे रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें भी मायोसिस की ज़रूरत पड़ती है। सो ये चार्ट के थ्रू मायोसिस के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो देखो ये बॉडी सेल्स की बात करें, अगर हम मेन में बात करें तो उसमें स्पर्म होते हैं। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेन से 23 पेयर में आते हैं और वुमेन से 23 पेयर में आते हैं। तो अगर हम बोले 2n मतलब 23 पेयर में नहीं आते, 23 सिंगल आते हैं और ये 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में। तो 2n का फॉर्मूला बन रहा है इन ह्यूमन बीइंग, पर जब ये सिंगल जा रहे हैं तो nn बन रहा है। और कोई न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग, तो ये एग और स्पर्म की फ्यूजन की वजह से 23 पेयर में वापस आ जाते हैं और 2n वापस बन जाते हैं। ठीक है, वेरएज़ अगर हम उसकी बात करें, सिस की बात कर रहे थे ना, और हम माइटोसिस की बात करने वाली थी कि माइटोसिस में क्या होता है कि जैसे कोई सेल है जिसके अंदर 2n प्रेजेंट है, तो वो 2n ना हमारा क्या होता है कि क्रोमोसोम डबल होते हैं, तो उसकी वजह से वो 2n मेंटेन रहता है, वो डिवाइड नहीं करता। ठीक है, पर इसमें डिवाइड कर रहा है और हाफ हो रहा है। ये देखो 23 पेयर में थे तो वो 23 सिंगल हो गए, तो वो हाफ हो गए, स्पर्म से और एग से वो हाफ हो गए। तो इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं और इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को कहते हैं। ठीक है,
तो सेल साइकिल के बारे में डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड। देखो कोई भी सेल साइकिल होता है कि क्या होता है कि एक सेल बनता है, उसके क्रोमोसोम डबल होता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो क्रोमोसोम डबल होती है, फिर वो उनके न्यूक्लियस बनता है, फिर उनका साइटोप्लाज्म में फरो आता है और फिर वो डिवाइड करते हैं, फिर उनके क्रोमोसोम फिर क्रोमैटिन में कन्वर्ट होता है। सेल डिवीजन के टाइम वो फिर से क्रोमोसोम के, और यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम सेल साइकिल कहते हैं। A cell cycle consists of two phases और non-division interphase। इंटरफेस मतलब होता है कि हमारा वो फेज जिसके अंदर सारा सामान ला रहा है सेल, ताकि हमारे डिवीजन हो जाए। और हमारा घर बनता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, और हमें मैप चाहिए होता है घर का, हर चीज़ चाहिए होती है। तो इंटरफेस एक प्रिपरेटरी फेज होता है जिसके अंदर सेल सारा सामान इकट्ठा करके लाता है जो कि उसको सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। डिवाइडिंग फेज के साथ एंडफेज। अच्छा, इंटरफेस सबसे बड़ा फेज होता है और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस टाइम इस इंटरफेस को क्या कहते हैं, कि जो सेल होता है वो रेस्टिंग फेज को एंटर कर जाता है, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो अगर ये उस पर क्वेश्चन बहुत बनता है कि इंटरफेस एक रेस्टिंग फेज है पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो ऐसा क्यों उसको कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस टाइम पे नो सेल डिवीजन इज अकरिंग, इट इज़ अ नॉन डिवाइडिंग फेज, इट इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्टिंग फेज। सो लेट्स सी। सो इंटरफेस के अंदर भी तीन फेज आते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज एंड सेकंड ग्रोथ। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज के अंदर आरएनए एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है और जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म होती है वो बढ़ती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास खुद का डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट जिसके पास खुद का डीएनए ऑल्सो होता है। दो, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनिमल में होता है और क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में होता है, तो ये दोनों अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं जीवन फेज के अंदर। सिंथेसिस फेज के अंदर क्रोमोसोम्स का और डीएनए का सिंथेसाइज होता है और डुप्लीकेशन होता है। सेकेंड ग्रोथ फेज के अंदर मोर आरएनए एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो इट्स डिवीजन, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बिफोर वी स्टार्ट सेल डिवीजन, ये चीज़ देख लो, ये देखो, ये गिवन है, कैन द सेल साइकिल गो एंडलेसली? नो, एट सम प्लेसेस परमानेंटली, एट सम प्लेसेस टेम्परेली, until it needed temporary। देखो सेल्स जो होते हैं आई के, लेंसेज के, ब्रेन के और नेशनल मेसल से, वो एक ही बार ज़िंदगी में बढ़ते हैं लाइफ टाइम, जब वो एम्ब्रियो में एक ही बार बनते हैं और उसी टाइम उसके बाद कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद स्किन सेल जो कि हर हफ्ते रिप्लेस होते रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो 120 डेज के बाद रिप्लेस होते हैं। बोन सेल्स 10 ईयर्स के बाद रिप्लेस होते हैं। एपिथेलियल सेल जो कट्स में पाए जाते हैं वो 5 डेज के अंदर, और एवरेज लाइफ ऑफ अदर कट्स सेल्स 15 ईयर्स। लिवर सेल्स 1 से 2 साल में रिप्लेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ना मेरिस्टेम होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अगर तुमने क्लास 7 में पढ़ा होगा तो मेरिस्टेमेटिक, या क्लास 9 में पढ़ा होगा तो मेरिस्टेमेटिक सेल रैपिडली डिवाइडिंग सेल जो टिप पे, शूट पे ग्रो करते हैं और उससे ही हमारे प्लांट की लेंथ ग्रो करती है। उसके बाद जर्मिनियल सेल्स बात कर रहे हैं। स्पेशलाइज जर्मिनियल सेल्स इन ovary and anthers in plants undergo other type of cell division called meiosis to produce sex cells. Uncontrolled non-stop cell cycles may lead to tumors that may or may not be cancers। जब कोई नॉन-स्टॉप सेल साइकिल होता है तो वो ट्यूमर्स के में भी लीड कर सकते हैं, है ना, जो डेंजरस भी हो सकते हैं, है ना। सेल प्रोडक्शन एंड सेल डेथ। As children we grow because new cells are produced, ठीक है। We adults our cells will stay constant। ओल्ड के टाइम पे सेल्स मरने लगते, शॉर्ट होने लगता, शॉर्टेज होने लगता, ठीक है। माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस जो होता है वो हमारा इक्वेशनल डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना वो इक्वली डिवाइडेड होता है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन हो रहा है क्रोमोसोम। मायोसिस में इसे हम कहते हैं ना कि रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। अब माइटोसिस में जो होता है ना वो डिप्लॉइड कंडीशन में प्रोड्यूस होता है, इसमें हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स में प्रोड्यूस होता है, मतलब माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स मतलब मायोसिस जर्म सेल, गैमीट्स और सेक्स सेल्स में होता है ना। माइटोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो अब प्रोफेज पहली फेज होती है, प्रो का मतलब ही फर्स्ट होता है, तो प्रोफेज के बारे में जान लेते हैं। देखो प्रोफेज में क्या होता है,
कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो शॉर्ट होने लगते हैं, थिक होने लगते हैं और क्लियरली विजिबल होने लगते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ईच क्रोमोसोम हैज़ ऑलरेडी बीन डिप्लिकेटेड हैविंग मेड इट्स कॉपी टू फॉर्म टू क्रोमैटिड्स। हर एक जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी कॉपी बन जाती है जिसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो रिमेन अटैच रहते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोसोम इन एनिमल स्प्लिट्स इनटू अलोंग। ओके, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो दो सेंट्रियोल्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, एंड डॉटर सेंट्रियोल मूव अपार्ट ऑक्यूपाई अपोजिट पोल्स, और अपोजिट पोल्स पे ये मूव करती हैं और एस्टर से सराउंडेड होती हैं, जो कि किसका फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, स्पिंडल फाइबर्स का। ना हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, अब प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मेटाफेज के बारे में बात करते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट में, मतलब कि कुछ इस कुछ कुछ इस तरह इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोफेज देन हमारा बात कर लिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के अंदर डिटैच्ड हो जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं क्रोमैटिड्स, क्योंकि जो क्या कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स होती है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाती है। किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर ये अटैच हो जाती है और एनाफेज के अंदर क्रोमैटिड्स स्प्लिट कर जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स को स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अब टीलोफेज एनाफेज के अंदर ना फरो का भी स्टार्ट हो जाता है एनिमल सेल्स पे, और सेल प्लेट ऑब्जर्व होती है प्लांट सेल्स में। और ये जो क्रोमोसोम्स जो क्रोमैटिड्स थी सिस्टर क्रोमैटिड्स वो बट गई, स्प्लिट हो गई, वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती है। और टेलोफेज जस्ट अपोजिट टू प्रोफेज हुआ था, उसका सबका उल्टा। ठीक है, देखो जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स थे जो अपीयर हुए थे प्रोफेज के अंदर वो डिसअपीयर हो जाए, क्रोमैटिड्स थिन आउट होंगी, क्रोमैटिड फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी। जो क्रोमैटिड फाइबर्स की फॉर्मेशन क्रोमोसोम में हो रही थी इन प्रोफेज, उसका उल्टा हो रहा है, क्रोमैटिड्स को क्रोमैटिड फाइबर्स में करना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस फॉर्म होगी, क्लीवरेज फॉर स्टार्ट डीपनिंग इन एनिमल्स है और न्यूक्लियर फिर से अपीयर हो गए जो कि प्रोफेज में गायब हो गया था। ठीक है, साइटोकाइनेसिस एंड काइरोकाइनेसिस के बारे में जानते हैं। साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड कैरोकाइनेसिस। जो क्लीवरेज फरो ऑब्जर्व होता है जिसकी वजह से दो डॉटर सेल्स का डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एंड उसके बाद आते हैं कैरोकाइनेसिस। कैरोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवाइड करता है तो सब कैरोकाइनेसिस करता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा टॉपिक है कि भाई कोई भी पेरेंट सेल्स है तो उसका डिवीजन टू में हो रहा है। मतलब मान लो कि ये पेरेंट सेल है, इसका साइटोकाइनेसिस कैरोकाइनेसिस हो रहा है, ये दो में बट रहा है तो इन्हें हम डॉटर सेल बोलेंगे। और अब पेरेंट सेल ये नहीं है तो ये तो डॉटर सेल में बट गया, तो यही चीज़ बोली गई है। और इसका ये मतलब नहीं कि मान लो कि अगर ये दो डॉटर से प्रोड्यूस करे तो ये भी फीमेल ये भी फीमेल, इसमें फीमेल मेल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, फेमिनाइन से कोई रिलेशन नहीं है, बट इसको इसलिए ऐसे ही डॉटर से नेम किया गया। ठीक है, अब डिवीजन के बारे मतलब डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इन माइटोसिस इन एनिमल्स एंड माइटोसिस इन प्लांट्स। अगर हम देखें तो इसमें एस्टर फॉर्मेशन होती है, बल्कि इसमें एस्टर फॉर्मेशन नहीं होती। इसमें जो ना क्या कहते हैं उसको ट्यूब्यूल्स, माइक्रो ट्यूब्यूल्स की मदद से स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, उसमें सेंट्रियोल की मदद से होती है। इसमें साइटोकाइनेसिस में फरो की फॉर्मेशन होती है, इसमें सेल प्लेट की मदद से दो सेल का डॉटर सेल स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे मियोसिस रिडक्शन डिवीजन जो कि प्रोड्यूस करता है गैमीट को। हमने बताया था। अच्छा चलो हम यहाँ से इस वाले डायग्राम से बता देते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ जाना नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर मान लो ये एक्सेल या स्पर्म सेल है, स्पर्म या एक्सेल है, ठीक है, तो इसमें 2n बना है। अब ये हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है,
ये n हो जाएगा, ये n हो जाएगा, अब n हो जाएगा, है ना, n हो जाएगा। अब ये मान लो एक स्पर्म है और एक एग है, तो ये जो स्पर्म और एग होंगे वो वापस वो करेंगे और 2n की फॉर्मेशन। यहाँ से थोड़ा समझ में आएगा पीछा, यहाँ से समझो कि यार ये मेन में स्पर्म है, ये फीमेल में ओवम, 23 PM एंड 23 सिंगल ले लो, 23 सिंगल NN हो गया, पहले 2n था, अब ये NN हो गया। अब इस n को और इस n का फ्यूजन हो गया, मतलब एग और स्पर्म का फ्यूजन हो गया, तो 23 पे वापस आ गया, इसे हम कहेंगे मियोसिस। ठीक है, हाफ हो रहा है नंबर, देखो 2n से n की फॉर्मेशन की को मियोसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें हैप्लॉइड कंडीशन होती है कि जो ना n 4 मतलब 4 प्रोड्यूस होती है डॉटर सेल्स, है ना। देखो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो रहे हैं, हेयर 6 क्रोमोसोम हैव बीन टेकन, 3 फ्रॉम मेल पेरेंट एंड 3 फॉर फीमेल। यहाँ पे 3 मेल है और 3 फीमेल है। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं पीले पीले वाले फीमेल के और ग्रे वाले मेल के। ठीक है, क्रोमोसोम अरेंज इन होमोलॉगस पेयर। होमोलॉगस पेयर का मतलब क्या होता है, जब क्रोमोसोम की जीन लोकेशन का साइज सब सिमिलर होता है, साइज शेप जीन लोकेशन, तब उसे होमोलॉगस पेयर्स कहते हैं। lie very close to each other but not attached. You can see the male and female are very close to each other, and splitting of chromosome longitudinally till in pairs takes forming dense group of spores, and finally 2 divisions occur follows. First reduction division, chromosome pairs get separate, each total receives only 1 chromosome from each pair. ठीक है, यहाँ पे n, यहाँ पे n, तो नहीं सॉरी, 1 2 3 n हो रहा है। अब इसके बाद सेंट्रोमेयर फिर स्प्लिट कर रहा है और द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट टू बिकम इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम, और वापस क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा है और हैप्लॉइड हमें वो सेल मिल रहा है। ठीक है, मोर अबाउट मियोसिस सॉरी। As per Scope's syllabus, the stages of meiosis are not required. However, just to know the basics about meiosis completed in 2 divisions. Meiosis 1 and meiosis. The first is the reductional division and the second is the meiotic division. The G2 phase of plant cell cycle is absent in the case of meiosis. Prophase of meiosis is correspond most to closely G2 mitophase. The significance of meiosis हमें पता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है। ठीक है, 2n हाफ हो रहा है। ठीक है, मिक्सिंग जीन्स की हो रही। ठीक है, मैटरनल और पैटर्नल मतलब कि मदर का और फादर का क्रोमोसोम जो हो रहे हैं मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि काइस्मा, अच्छा काइस्मा क्या होता है, ये हमें 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, एक मैटरनल मदर का और एक फादर का है। अब ये क्रोमोसोम कुछ इस एक्स टाइप की फॉर्मेशन करते हैं, इसे ही हम काइस्मा कहते हैं, जिसके अंदर ये थोड़ा सा अपना जीन मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना, जीन मटेरियल को थोड़ा सा एक्सचेंज, इसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, और ये एक्स लाइक फॉर्मेशन को हम कहते हैं काइस्मा। ये हमारे मायोटिक और मायोसिस का डिफरेंस का टेबल गिवन है। चैप्टर खत्म हो गया, चलो इसको पढ़ लेते हैं। फिर इट अकर्स, ये सोमैटिक सेल्स में अकर होती है, एंड दिस इज इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, जर्म सेल्स एंड सेक्स सेल्स। वॉट फॉर, ठीक है, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट के, माइटोसिस, और ये रिप्रोडक्शन के, व्हेन इट अकर्स, ठीक है, थ्रू आउट लाइफ अकर करती है। और ये जब हमें रिप्रोडक्शन करना होता है, जब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज होती है तभी अकर होते हैं। नंबर ऑफ डॉटर्स, 2 डॉटर्स इसमें होती है, इसमें हैप्लॉइड होती है, मतलब कि 4 होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास्ड ऑन ईच डॉटर, फुल 2n डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और इसमें हैप्लॉइड होता है, हाफ होता है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओनली 1 फ्रॉम इन नंबर ऑफ ईच। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिविजन्स, सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, इसमें 2 न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ क्रोमोसोम आइडेंटिकल होते हैं, इसमें रैंडमली असॉर्टेड होते हैं। चैप्टर हो गए।